नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तब से हरियाणा में भी दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय को लेकर राजनीतिक गलियारियों में भी खूब चर्चा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, अन्य विपक्षी दलों का क्या भविष्य होगा, सत्ता पक्ष का क्या भविष्य होगा। इस बात को लेकर और अन्य शहर से जुड़े कई विषयों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है जजपा के पूर्व प्रत्याशी, जजपा नेता योगेश शर्मा, जो लगातार शहर की आवाज बनकर शहर की समस्याओं को उठाते आए हैं, राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से लगातार जुड़े हैं। आज हम उनसे कई विषयों पर बातचीत करेंगे। योगेश जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपने विचार रखने का आपने अवसर दिया। योगेश जी, इस समय सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय इस समय प्रदेश की राजनीति में चल रहा है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जब से 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आया, पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तब से हरियाणा में भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी को शामिल होने वाली की एक लाइन सी लग गई है। अब बीते दिन जैसे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी भी शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि अब लोगों को सुभाष सुधा का, अशोक गौड़ा का विकल्प मिल गया है, आम आदमी पार्टी का चेहरा एमएलए के उम्मीदवार प्रवीण चौधरी होंगे और जीत हासिल करेंगे। तो ऐसे में जो भीड़ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर, ऐसे बड़े चेहरों को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है, मैं उनको बधाई दूंगा, और उन्होंने मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया है और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम करें, जो लोगों को वादे किए हैं उन पर खरा उतरें। रही बात हरियाणा की, और जिस प्रकार से आपने बात करी कुरुक्षेत्र की कि ये लोग इसमें शामिल हुए और इनका काफिला बढ़ता जा रहा है, देखिए ये लोगों की एक राजनीतिक सोच होती है और एक विचारधारा की, इसको लड़ाई कह लो या एक कार्य प्रणाली के जिसके साथ विचार मिलेंगे वो उसी संगठन में जाके काम करना पसंद करेगा और सही भी हो रहता है। परंतु आपने जिन लोगों के नाम लिए, देखिए मैं नहीं मानता कि ये लोग कोई आम आदमी है। अगर ऐसे आम आदमी और आम आदमी पार्टी का चोला पहन के जिन लोगों के 4-4 होटल हैं, अवैध कॉलोनियां काटी हुई हैं शहर के अंदर, ये बात कल अकेला योगेश नहीं, सबको पता है। क्या ब्रह्मस रोड पे आपके 2 होटल हैं, मेरे हैं, ये किसी और भाई के हैं, और वो आदमी आके बात करें ईमानदारी की और बात करें कि हम आम आदमी हैं, तो ये तो एक मखोटा पहन के लोगों को ठगने वाली बात है। किस प्रकार से अपने कार्यकाल में भी, चाहे वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे हों, और मैं तो आपके माध्यम से एक चीज पे भी उनकी उंगली उठाता हूँ और वो इस चीज के प्रमाण भी दें। मैंने ऐसा पीछे सुना था कि चेयरमैन रहते हुए उनको प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया जी, और लगातार 4 बार नवाजा गया। ऐसे कौन से काम हमारे क्षेत्र में हैं जो बाकी हरियाणा से हटके किए गए हों? अगर कोई अवार्ड मिला है तो कुछ उच्च दर्जे का काम तो किया होगा, परंतु हम भी शहर में रहते हैं, हम भी ग्रामीण एरिया के गाँव में जाते हैं, उनके काम देखते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। उस चीज की भी इनकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार शहर में अवैध कॉलोनियों का धंधा चला हुआ है, और जो बात करते हैं अरोड़ा और सुधा का विकल्प, ये तो पार्टनर है, जमीन के इनके हजारों तो मैं वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनके इकट्ठे हैं, मिलजुल के काम करते हैं, परंतु ये किसी का मखोटा पहन के और आम आदमी को जो ठगने का काम करते हैं, ये तो आम आदमी तो लोग हैं, और ये तो ऐसे आम आदमी वाले हैं और ऐसे ये हैं जो एक मुखौटा पहन के लोगों को ठगने का काम करने के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जो है। क्योंकि जैसे अभी बात आम आदमी की चल रही थी, आम आदमी पार्टी की चल रही थी, बीच में प्रॉपर्टी की बात आ गई। शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, कई शैलर कट रहे हैं जहाँ कॉलोनियां कट रही हैं। लगातार मीडिया में भी सुर्खियों में रहता है कि डीटीपी समय समय पर डीटीपी विभाग जो कार्रवाई करता है, कुछ अवैध निर्माण गिराता है, लेकिन फिर वो काम शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप कोई आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में भी हैं, कि ताकि आम आदमी जिसका एक सपना होता है कि एक मकान बनाऊं, दुकान बनाऊं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा देता है, बाद में उसे पता लगता है कि अवैध कॉलोनी थी,
कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी होती है, उसके बने बनाए सपने, उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। देखिए प्रदेश जी, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं, जो आज एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जो किसी भी चीज को सही और गलत अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, उन लोगों के संरक्षण में बिल्कुल चलता है। और कुरुक्षेत्र के हर निवासी को जो थोड़ी सी भी या तो राजनीतिक समझ रखता है या सामाजिक समझ रखता है, हर उस व्यक्ति को एक चीज पता है, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं वो लोग किस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली और कितने ईमानदार हैं। मिलजुल के, चाहे वो हमारे मौके के विधायक हों, चाहे आम आदमी पार्टी में गए हमारे भाई हों, या अपने टाइम में 100 करोड़ जी रहे हैं, या अन्य कोई व्यक्ति जो है राजनीति में है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कौन सा ऐसा आदमी इनमें से एक आप मेरे को बता दो जो अवैध कॉलोनियां नहीं काटता और लोगों को ठगने का काम नहीं करते। ये एक ठगी है। आप एक गरीब आदमी को प्लाट दे दो, बेचारा जरूरतमंद सारी उम्र की कमाई उस कॉलोनी में लगाता है, और इनकी कॉलोनी बिकते ही उसका दिल ऐसे धड़केगा कि कब डीटीपी का पीला पंजा चल जाए। तो ये ठगी नहीं है तो और क्या है। मैंने तो इतना तक सुना है शहर के अंदर ऐसे गिरोह एक्टिव किए हुए हैं, ऐसे एजेंट छोड़े हुए हैं। अगर मान लो राजेश जी के किसी रिलेटिव की रिटायरमेंट होगी और रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिलना है, इनको हर आदमी का पता है किसके रिटायरमेंट में किसको पैसा, उनके ऊपर शिकंजा कस के उनको अपनी लुभावनी बातों में लेकर ठगने का काम करते हैं। क्या ऐसे लोग लोगों का भला कर देंगे? इनको सिर्फ भला करना है तो अपनी जेबों में डालने का काम करना है। ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं कुछ भी कर सकते। एक आदमी जिला परिषद का चेयरमैन बनता है, ब्रह्म्स रोड पे उसके 2 होटल हो जाते हैं, कॉलोनियां उनकी कट जाती हैं, तो वो आम आदमी रह गए क्या? मैं इनको आम आदमी बिल्कुल नहीं मानता। ये बिजनेसमैन हैं और गलत तरीके से सिर्फ अपना पेटा भरने से लोगों को मतलब है। लोगों से इनकी कोई वो नहीं कि लोगों का कोई सरोकार है इनके साथ। योगी जी, जब से आम आदमी पार्टी का ये हरियाणा में शुरू हुआ है सिस्टम, कुनबा बढ़ना शुरू हुआ है, चर्चा ये भी होने लगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं कि सीटें अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें कहीं ये भी हम चर्चा मान सकते हैं कि आप जजपा पार्टी से, जजपा और आम आदमी पार्टी पूर्व में चुनाव लड़ चुकी है, एक साथ लड़ चुकी है, तो क्या भविष्य में ऐसी भी संभावना की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जजपा और आम आदमी पार्टी फिर एक हो सकते हैं? देखिए, आज के समय में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो कि बड़ा मजबूत गठबंधन है। और हरियाणा में दुष्यंत जी और खट्टर साहब बड़े अच्छे तालमेल के साथ हर प्रकार से हरियाणा की प्रगति के लिए प्रयासरत हैं। और आप देख भी रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लें, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। और भविष्य के लिए देखो, मैं तो क्या कह सकता हूँ, भविष्य का तो हमारा कल का नहीं पता क्या हो, परंतु आज के समय में सरकार बड़ी अच्छे तरीके से चली हुई है और आगे भी इसी प्रकार से हरियाणा के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस में भी कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी, कांग्रेस हाईकमांड द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड करने की मुहिम, शायद फ्री हैंड किया जा सकता है कि अपने लेवल पर वो पार्टी हर जिले में पार्टी का संगठन खड़ा कर सकते हैं। अगर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड किया जाता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस उठेगी? देखिए, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसी प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बात बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से भी बीच में आई कि इनको कमान दी जा रही है, ये तो एक दबाव बनाने के लिए, एक लोगों में माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरीके के जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। परंतु आज उनकी दुकान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। आप लोगों के बीच में जाके देखें और किस प्रकार से पंजाब में हाल देखें कि एक सीमित उसके ऊपर, अब एक मान लो कोई वर्कर है, उसको किसी नेता के नीचे रह के काम करना पड़ेगा। इनके तो धड़े इतने हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना इनकी सोच ऐसी है कि देश को कोई अच्छे काम करें। इसी प्रकार से यही सिर्फ ढकोसले छोड़ने पे लगे हुए हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, परंतु ग्राउंड पे और इनका अस्तित्व खत्म है। योगी जी, आप कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र की जनता की आवाज बनकर लगातार समस्याओं को उठाते रहते हैं जी। 2 बातें इस समय मुख्य हैं। एक अच्छी बात यह है कि जिस सड़क 3 साल से सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जनता परेशान है, उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, ये एक अच्छी बात कह सकते हैं। दूसरी बात है कि जहां स्वच्छता सर्वेक्षण आरंभ होने जा रहा है और शहर में अभी भी असंख्य जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा,
इसको लेकर अब जैसे सत्ता पक्ष में है तो आप अपनी तो ओर से क्या कर सकते हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार वो लोग हैं जो 20-25 साल से नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज हैं। उन लोगों ने शहर के अंदर ऐसी अव्यवस्था फैला दी, ऐसा एक मकड़ जाल क्रिएट कर दिया भ्रष्टाचार लोग और भ्रष्टाचारी अधिकारी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे ठेकेदार ही गलत हैं या सारे अधिकारी गलत हैं, परंतु इन लोगों की शय से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे आम जन तो डरता ही डरता है। एक ठेकेदारों की गैलरी और अधिकारियों की गैलरी। कल भी मैं किसी मीडिया के साथी से बात कर रहा था, उन्होंने इसी तरीके से सवाल पूछा कि कोई ईमानदार ठेकेदार क्यों नहीं आता। आप एक चीज देखें, ये बात ये खुद मानते हैं। पीछे इनके युवराज जी फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर एक चीज कह रहे थे कि कोई भी पूरे भारत का ईमानदार ठेकेदार आके यहाँ काम करे। इसका मतलब एक सर्टिफिकेट तो उन्होंने क्लियर दे दिया कि आज से पहले जो कुरुक्षेत्र में इनके सीपे सालार ठेकेदार थे वो सभी भ्रष्ट हैं और इनको किसी अन्य ठेकेदार की जरूरत है। परंतु वो ठेकेदार खाली पिपली से थर्ड गेट की सड़क के लिए ना ईमानदार हुआ है। जो नगर परिषद के अंदर अन्य ठेकेदार हैं वहां भी ईमानदारी का परिचय दें और जो जिम्मेवारी लोगों ने उनको दी है उस पर खरा उतरें। रही बात स्वच्छता सर्वेक्षण की, मैं पिछले 5-7 साल से बड़ी बारीकी से ये चीज देख रहा हूँ। जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आएगी, 6 साल के करीब हो गए, इनके पास आज तक कूड़ा डालने का स्थायी स्थान ये लोग नहीं कर पाए। कहीं 20 किलोमीटर पेवा की तरफ, कभी इधर कभी उधर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं किस प्रकार की इनकी मैनेजमेंट है। ऐसा क्या और डिस्ट्रिक्टों में भी यही होता है? मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र से ज़्यादा बदतर हालात कहीं होंगे। चाहे आप किसी भी सार्वजनिक शौचालय की बात करें, सामुदायिक केंद्रों की बात करें, ये लोग 6500 रुपये उनकी फीस जरूर ले लेंगे और कागजों में हर कम्युनिटी सेंटर पे हर शौचालय पर जो सार्वजनिक हैं इनकी तरफ से एक सफाई कर्मचारी भी प्रोवाइड करवाया जाता है, परंतु वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अब किसकी शय पे ऐसा होता है ये सभी को पता है। मैं तो बोल बोल के थक गया और एक हमारे भाई ने कहा था इनकी चमड़ी बड़ी मोटी हो चुकी है। इस मोटी चमड़ी पे इनके कोई असर नहीं। इनका अगर इलाज है तो इनको बदलना पड़ेगा और शहर को ईमानदारी से अगर चलाना है तो किसी ईमानदार साथी को ये जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। इनसे तो लोगों का हर तरीके से मन भर चुका है, ये सच्चाई है। अब हम उसके पीछे चाहे कितनी बात करें, परंतु आज की सच्चाई ये है, इनको लोगों ने इतना प्यार देने के बावजूद भी अगर इनको लोगों की भलाई के काम, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको देनी चाहिए, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, तो इनको निश्चित तौर पर लोग हटाने का काम करेंगे। योगी जी, नगर परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव जी कहने को कभी भी हो सकते हैं। कहने को कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी कम से कम 1 साल नहीं होते। आप राजनीति से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि नगर परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव कब तक संभालते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव का कुछ कोर्ट के डिसीजन की वजह से कुछ अटका हुआ, परंतु मैं नगर परिषद की बात करूँ, जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। जब 2016 के अंदर नगर परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके अंदर हमारे 31 MC थे या चेयरमैन मैडम थी जो भी, उसके लगभग 6 महीने के बाद हाउस की मीटिंग में एक रेजुलेशन डाला जाता है जिसके अंदर जिंदल सिटी, सेक्टर 30 और अपना तब पिपली का शायद कोई जिक्र नहीं था। इनको रेजुलेशन के माध्यम से नगर परिषद के एरिया के अंदर अप्रूव करवाने के लिए एक रेजुलेशन सभी MCओं की सहमति से और चेयरमैन की सहमति से और विधायक की सहमति से एक रेजुलेशन डाला गया था। उसके बावजूद भी इन बातों को 5 साल हो चुके हैं। अगर इनकी नीयत सही में थी कि उनको या पिपली को इसके अंदर लेके आए, तो 5 साल में जो लोग इस काम को नहीं कर पाए और 21/10/2021 को एक नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से आता है, उसमें पूरे शहर की वार्डबंदी दिखाई जाती है। जब वो वार्डबंदी हो चुकी है, अब जब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आए कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, इससे साफ साफ पता लगता है, समझदार हैं सभी पढ़े लिखे लोग, हमारे सभ्य लोग यहाँ रहते हैं, किसको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्यों रुकवाए गए। ये सिर्फ इसलिए रुकवाए गए, जो विधायक जी विधानसभा के अंदर दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं जी मेरा पिपली से थर्ड गेट का रास्ता बनवा दो। एक 7 किलोमीटर की सड़क के लिए कि विधायक को दोनों हाथ सदन में खड़े करने पड़ते हैं और लोगों के आगे, कैमरे के आगे खड़े होकर ये कहते हैं कि मेरी कमी है कि मैं सड़कों को नहीं कर पाया। परंतु मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आप सड़कें नहीं बनवा पाए,
आप इस बात का ब्यौरा भी दें, इस टेन्योर में आपने सड़कों पे पैसा कितना खर्च किया। सरकार ने कुरुक्षेत्र को राजेश जी पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये लोग आज अपनी नाकामी तो हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी नाकामी है, परंतु उस पैसे की जवाबदेही किसकी है जो इस काम के लिए आया था। पैसा लगा है, सड़कें नहीं बनी, और आज ये कह देने से कि हमारी कमी की वजह से हम मानते हैं हम अब बनवा देंगे, कहीं ना कहीं पहले भी ठगा गया और अब भी उसी प्रकार एक प्रोपगंडा ही है। इनको रोना और हाथ जोड़ना बड़े अच्छे से आता है, परंतु क्या इनको उन लोगों का रोना नहीं दिखता जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन सड़कों के ऊपर। जो लोग दर दर के ठोकरें नगर परिषद के अंदर हमारे बुजुर्ग खाते हैं, चाहे वो कच्चे मकानों के जो सरकार की तरफ से PMY योजना के तहत पैसे मिलने थे, वो लोग 6-6 महीने से ठोकरे खा रहे हैं। उन लोगों का रोना इनको नहीं दिखता, परंतु इनकी मानसिकता लोगों के प्रति बिल्कुल जीरो है। इसी प्रकार से ये ढकोसले छोड़ के अब माफी मांग ली। मैं अब भी इनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, इन्होंने ये इलेक्शन इसीलिए रुकवाया है कि हम सड़कों का काम पूरा कर लें और हम ये कह पाएं कि हमने ये कर दिया, परंतु ये चीज़ लोगों के मन में है, लोगों के ऊपर से निकले हैं 5-7 साल किस प्रकार से लोग इन चीज़ों से त्रस्त रहे हैं। और मैं ये चैलेंज भी करता हूँ, आप अगले 6 महीने में भी ये काम करवा दें तो योगेश शर्मा आपका स्वागत करेगा। मतलब सीधा कहना चाहते हैं सड़क अभी भी लगता नहीं कि 6 महीने तक बन पाएगी। देखिए, मुझे इनकी नीयत का पता है और शहर के हर निवासी को पता है, ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और इससे छोटी क्या होगी। इतनी मतलब बेचैनी, एक ट्रक की बजरी का ट्रक उतरता है और उस बजरी के ट्रक के साथ कहते हैं जी सामान गिरना शुरू हो गया। अरे लोगों को काम से मतलब है और काम वो होना चाहिए जो पूरी साफ सुथरे तरीके से ईमानदारी से हो। जो जिम्मेवारी आपको लोगों ने दी है वो इसलिए नहीं दी थी कि आप उनका खून पिए, इसलिए दी थी कि उनकी मूलभूत सुविधाएं आपके माध्यम से जो लोगों तक पहुंचनी होती हैं उसमें आप उनका सहयोग करें, ना कि अड़चन बने। ये तो एक दीवार बन के खड़े हो गए लोगों के बीच में। सरकार की तरफ से जो पैसा आता है लोगों के लिए आता है, उसके अंदर एक अड़चन बन के खड़े हो गए और इस अड़चन को लोग करेंगे ठीक। तो योगेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सड़क है पीपली से थर्ड की, ये सड़क नगर परिषद चुनावों में मुद्दा बनेगी? देखिए, मैं इसको एक राजनीतिक रूप से तो नहीं देखता, परंतु जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने इस पीड़ा को सहन किया है, कहीं ना कहीं उनके मन में वो ठेस जरूर है। और अब किस माध्यम से वो लोग इसको जाहिर करेंगे या अपना एक मैं कहूँ बदला लेने का काम करेंगे, ये तो वो लोग अच्छे से जानते हैं। मैं तो आपको अगर मैं बोलूँगा तो लोग ये सोचेंगे मैं तो अपनी राजनीति के लिए कह रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के दिल में दुख है और वो किसी न किसी माध्यम से तो उस चीज़ को अपना को निकालें। योगेश जी, अंत में सिर्फ आपसे व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर जानना चाहूँगा कि जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जो राजनीति में आते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे उस पोस्ट तक जाना है या उस पद तक पहुंचना है। आप राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? किस पद तक पहुंचना आपका लक्ष्य है जिसके लिए आप लगातार सक्रिय हैं? देखिए राजेश जी, आप हमारे बड़े भाई हैं और आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा भी है। मुझे आज भी याद है, हम जब इनेलो में काम करते थे तो जब प्रेस नोट लिखते थे आप हमारा बड़ा सहयोग भी करते थे उन चीज़ों में। मेरा ये बात बताने का मतलब ये है, मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ और बड़े ठीक मध्यम परिवार से आके हमारे नेता अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी ने, मैं इनका एहसान सारी उम्र नहीं उतार सकता। जो एहसान मेरे ऊपर करके मुझे इस विधानसभा का प्रत्याशी बना के भेजा, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी थी, हम कमजोर थे, मजबूत थे, चाहे मुझे 2 वोट पड़े हों, चाहे 2000 पड़े हों, वो बातें मायने नहीं रखती, परंतु जो मेरा मान सम्मान उन्होंने रखा और मुझे इस जगह लाके खड़ा कर दिया कि मैं अपनी बात, चाहे हम विपक्ष में थे और चाहे आज पक्ष में हैं, अपनी बात मजबूती से लोगों के बीच में रख सकूं। तो ये उनका मेरे ऊपर एहसान है। और रही बात मेरे लक्ष्य की, मेरा लक्ष्य तो यही है कुरुक्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं हम ठीक तरीके से दे सकें। जो ये 20-25 साल से एक अव्यवस्था ही मैं इसको कहूँगा, मैं एक वादा करता हूँ, चाहे वो समय कभी आएगा, मैं प्रयासरत हूँ बिल्कुल, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रयास करता रहूँगा कि कैसे कुरुक्षेत्र का भला कर सकें, कि पूरे जो विश्व के मानचित्र पे हमारी पहचान है, जो इन लोगों की वजह से खो चुके हैं, उसको वापस लाने के लिए मेरा हर वो प्रयास रहेगा। पर एक वादा मैं लोगों से करता हूँ, अगर
चाहे वो हमें कल मिले या 10 साल बाद मिले, भ्रष्टाचारी का कुरुक्षेत्र में कोई स्थान नहीं होगा। और जो पैसा लोगों के लिए आएगा, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, पूरा का पूरा जमीनी स्तर पर होगा। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना सहन किया जाएगा। मैं राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा, परंतु भ्रष्टाचारी होना पसंद नहीं करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ योगेश शर्मा जी, जो लगातार कुरुक्षेत्र शहर में समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनका लक्ष्य कुरुक्षेत्र की जनता को तमाम सुविधाएं वो प्रदान करवाना है जो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के विकास के लिए जारी की जा रही हैं, और कुरुक्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, कुरुक्षेत्र की जनता को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही इनका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे लगातार संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद।